गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम करेंगे ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना और महत्व, क्रिटिसिज्म ऑफ ऑस्टिन्स थ्योरी एंड इम्पोर्टेंस। इससे पहले हमने की थी ऑस्टिन के सिद्धांत की विशेषताएं। ऑस्टिन का सिद्धांत प्रभुसत्ता का सिद्धांत कहलाता है, जिसे हम वैधानिक प्रभुसत्ता का भी सिद्धांत कहते हैं और एकल प्रभुसत्ता का भी सिद्धांत इसे कहा जाता है। जिसमें आपने देखा था कि जॉन ऑस्टिन ने कानून की परिभाषा दी थी कि कानून उच्चतर के द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। उसमें उन्होंने बताया था कि सॉवरन कौन है, हु इज सॉवरन, प्रभु कौन है, और उसी में ही उन्होंने कहा था कि कानून निर्माता और कानून की आज्ञा का पालन करने में व्यापक अंतर है। और इसी प्रकार से ये कहा गया था कि व्यक्ति जो है, जो सर्वोच्च पद पर है, जो सर्वोच्च है, उसकी आज्ञा का पालन एक बहुत बड़ा भाग स्वाभाविक रूप से करता है। यानी प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज में कोई ऐसा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अवश्य होता है जिसे सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है और जिनकी आज्ञा का पालन और आदेशों का पालन अधिकांश लोग स्वाभाविक रूप से करते हैं। परंतु वह सर्वोच्च व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह दूसरों की आज्ञा का पालन करने के लिए विवश नहीं होते। सर्वोच्च व्यक्ति के आदेश ही समाज के कानून के रूप में लागू होते हैं। ऑस्टिन के सिद्धांत की विशेषताओं में आपने विशेषताएं देखी थी: स्थायित्व, निश्चित विशिष्ट मानव, असीम और निरंकुश, प्रभुसत्ता का स्वाभाविक पालन, अविभाज्यता, प्रभु का आदेश ही कानून है। इन्हीं के आधार पर आज हम आलोचना करेंगे। तो हम कर रहे हैं ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना। यद्यपि ऑस्टिन का प्रभुसत्ता का सिद्धांत वैधानिक दृष्टिकोण से यानी कानूनी दृष्टिकोण से स्पष्ट तथा तर्कपूर्ण है, फिर भी उसने कानून, अधिकार और प्रभुसत्ता पर अधिक बल दिया। ये तीनों आपस में एक दूसरे से मिले जुले हैं। हमें इन पर केवल कानूनी दृष्टि से विचार करना है, परंतु आलोचकों, विशेषकर बहुलवादियों जैसे कि सर हेनरी मैन है, सिज्विक है, लास्की है, क्लार्क है, इन्होंने सिद्धांत की कटु आलोचना की है। उन्होंने ऑस्टिन के सिद्धांत में जो दोष थे उनकी तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की। तो सबसे पहले नंबर पर आता है, कानून उच्चतर तथा निम्नतर को आदेश नहीं। लॉ इज नॉट द कमांड एंड सुपीरियर टू एन इंफीरियर। ऑस्टिन ने कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को आदेश है, परंतु ऑस्टिन की कानून की परिभाषा सर्वमान्य नहीं है। सन हेनरी मैन का कहना है कि ऑस्टिन के कानून की परिभाषा सभी राज्यों पर समान रूप से लागू नहीं होती। बहुत से कानून रीति रिवाज और प्रथाओं पर आधारित होते हैं और बहुत से कानून धार्मिक परंपराओं के आधार पर चलते हैं और उनका पालन जनता इसलिए नहीं करती कि वे किसी शासक अथवा उच्च सत्ता द्वारा दिए गए आदेश हैं, बल्कि इसलिए कि उनका पालन किया जाता है, क्योंकि वे बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं तथा जनता के जीवन का अंग बन गए हैं। प्रथाएं तथा रीति रिवाज धीरे धीरे विकसित होती हैं और उनके विकास में किसी एक निश्चित व्यक्ति का योगदान नहीं होता। तो हम बात करते हैं दूसरे नंबर के आधार की, जिसके आधार पर आलोचना की जाती है, वो है प्रभुसत्ता असीम तथा निरंकुश नहीं है। सॉवरेनिटी इज नॉट अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट। ऑस्टिन ने स्पष्ट रूप से ये भी कहा कि प्रभुत्व शक्ति किसी भी अन्य शक्ति के अधीन नहीं होती। इसका अर्थ क्या है कि राज्य में उससे उच्च और कोई सत्ता नहीं है। दूसरे शब्दों में, प्रभुत्व शक्ति अनियंत्रित तथा अमर्यादित होती है। वास्तव में ऐसा नहीं है। स्वेच्छाचारी शासकों को भी सदैव विद्रोह की आशंका बनी रहती है तथा उन्हें नैतिक मान्यताओं और सामाजिक परंपराओं के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तानाशाह की शक्ति भी असीम नहीं होती। रूस के निरंकुश शासक जार के विरुद्ध में भी क्रांति हुई तथा जार समेत उसके सभी रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई। ब्लंटशली का कहना है कि राज्य सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि बाह्य रूप में यह अन्य के अधिकारों द्वारा तथा आंतरिक रूप में अपने स्वरूप तथा अपने सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों द्वारा सीमित है। तो हम बात करते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट्स की, और वो है व्यक्तिगत प्रभु का पता करना कठिन, डिफिकल्ट टू लोकेट द डिटर्मिनेट अथॉरिटी। ऑस्टिन के सिद्धांत की एक बहुत बड़ी कमी यह है कि निश्चित मानवीय सत्ता किसे माना जाए। इंग्लैंड में संसद को सर्वोच्च माना जाता है, परंतु संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। सबसे पहले सम्राट, कॉमन सदन और लॉर्ड सदन। प्रभुसत्ता का निवास किस में माना जाए? यदि कॉमन सदन का विघटन हो जाता है तो प्रभुत्व का निवास कहाँ होगा? उसी तरह अमेरिका में सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय में किसके पास हो प्रभुसत्ता है? तो इन प्रश्नों का भी कोई निश्चित और स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि ऑस्टिन का सिद्धांत पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता।
बात करते हैं अगले आधार की और वो है कानूनी संप्रभुता का वर्णन, एक्सप्लेनेशन ऑफ लीगल एस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी। ऑस्टिन ये भूल जाता है कि कानूनी प्रभु के पीछे भी एक अन्य शक्ति होती है जो कानूनी प्रभुसत्ता की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। डाइसी इस शक्ति को क्या कहता है? जनशक्ति अथवा राजनीतिक प्रभुसत्ता, पॉलिटिकल सोवरेनिटी। उसका कहना है कि प्रत्येक लोकतंत्रीय देश में कानूनी संप्रभु को राजनीतिक संप्रभु के सामने झुकना पड़ता है। ये ठीक है कि राजनीतिक संप्रभु उतना स्पष्ट नहीं होता जितना कि कानूनी संप्रभु होता है, किंतु किसी भी देश के शासन में हम ये देखते हैं कि राज सत्ता पर लोकमत का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। डाइसी कहता है कि राजनीतिक संप्रभुता वह शक्ति है जिसकी इच्छा का पालन होता ही है। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और वो है पार्श्विक शक्ति पर अधिक बल, टू मच एम्फेसिस ऑन फोर्स। ऑस्टिन के मतानुसार शक्ति तथा बल ही निर्णायक तत्व है। प्रभुसत्ता एक व्यक्ति तथा व्यक्ति समूह के हाथों में केंद्रित है जो बल प्रयोग द्वारा अपने आदेशों को मनवाने की क्षमता रखता है। ऑस्टिन का यह विचार उचित नहीं है क्योंकि कानूनों का पालन डर अथवा भय से नहीं किया जाता। प्रत्येक समाज में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है जो दंड के या भय से कानूनों का पालन करते हैं। अधिकांश लोग कानून का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी सामूहिक इच्छा है। टी.एच. ग्रीन का कहना है कि कानून के पीछे मान्यता की नहीं, जो इच्छा है उसका डर होता है। यानी मान्यता का डर नहीं होता बल्कि इच्छा होती है। विल नॉट फोर्स इज द सैंक्शन बिहाइंड लॉ। ऐसे ही विचार लास्की ने भी प्रकट किए और कहा कि व्यक्ति की चेतना ही कानून का सच्चा स्रोत है। तो इस प्रकार से जो पार्श्विक शक्ति पर अधिक बल दिया था ऑस्टिन ने वो उचित नहीं है। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और वो है बहुलवादियों द्वारा खंडन। बहुलवादियों ने इस सिद्धांत की कटु आलोचना की है। लास्की, मैकाइवर, कूले आदि बहुलवादी विचारक राज्य की असीमित तथा अविभाज्य प्रभुसत्ता का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक राज्य में अनेक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि जो संस्थाएं हैं वो मानव जीवन के विकास के लिए ही उतनी आवश्यक है जितना कि राज्य। जैसे कि हम बात करें प्रोफेसर लास्की की, तो उन्होंने कहा है कि समाज का संगठन संघात्मक है, इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। तो इस प्रकार बहुलवादी प्रभुसत्ता को राज्य तथा अन्य अनेक समुदायों में बटी हुई मानते हैं। वे राज्य तथा अन्य समुदायों को समानता की स्थिति प्रदान करते हैं। वे राज्य की सर्वोच्च शक्ति को स्वीकार नहीं करते। वे मानते हैं कि प्रत्येक मानव समुदाय की अपनी स्वतंत्र इच्छा है, अपने नियम है तथा उनका व्यक्तिगत अस्तित्व है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और वो है यह सिद्धांत अपूर्ण है, इनकम्प्लीट थ्योरी। ऑस्टिन राज्य प्रभुसत्ता के सिद्धांत का अवलोकन पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। उसने केवल वैधानिक प्रभुसत्ता के सिद्धांत का वर्णन किया है। व्यवहार में वैधानिक प्रभुसत्ता के पीछे कुछ ऐसी शक्ति होती है जो वैधानिक प्रभु को प्रभावित करती है और जिसके आगे वैधानिक प्रभु को झुकना पड़ता है, परंतु ऑस्टिन ने इन शक्तियों का स्पष्ट रूप से कोई वर्णन नहीं किया। इस संबंध में गार्नर का मत है कि ऑस्टिन की सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने प्रभुसत्ता के वैधानिक पक्ष पर बहुत अधिक बल दिया है और उसने उन शक्तियों तथा प्रभावों को छोड़ दिया जो कानून के पीछे होती हैं। एक वकील द्वारा ऐसी गलती करना स्वाभाविक माना जाता है। हम बात करते हैं 8वें नंबर के पॉइंट की और वो है समानता का विरोधी, अपोज टू इक्वलिटी। ऑस्टिन का प्रभुसत्ता का सिद्धांत समानता का भी विरोधी है। यह राज्य को दो वर्गों में बांटता है, शासक तथा शासित वर्ग। जैसा कि मार्क्स ने कहा था कि समाज में हमेशा से ही दो वर्ग रहते हैं, शासक वर्ग और शासित वर्ग। तो ऑस्टिन ने भी दो भागों में बांट दिया समाज को। शासित वर्ग शासक वर्ग की आज्ञा का पालन निर्विरोध और स्वाभाविक रूप से करता है और राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। हम बात करते हैं 9वें नंबर के पॉइंट की और वो है अलोकतंत्रीय सिद्धांत, अनडेमोक्रेटिक थ्योरी। आधुनिक लोकतंत्र में प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है, परंतु ऑस्टिन इस विचार से सहमत नहीं है। आधुनिक लोकतंत्री युग में ऑस्टिन के प्रभुसत्ता संबंधी विचारों को स्वीकार नहीं किया जाता। यानी आज का लोकतंत्र ऑस्टिन की थ्योरी को सिरे से नकार देता है। हम बात करते हैं 10वें नंबर के पॉइंट की और वो है घातक सिद्धांत, डेंजरस थ्योरी। ऑस्टिन का सिद्धांत निरंकुशवाद को जन्म देता है। शासकों को निरंकुश तथा असीमित शक्तियां प्रदान करने से मानवता का विकास रुक जाएगा तथा निरंकुश शासक अपनी शक्तियों के नशे में मानव को युद्ध की ज्वाला में झोंकने से भी नहीं चकता। आलोचकों का कहना है
कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि राज्यों की निरंकुश सत्ता पर प्रतिबंध लगाया जाए। बहुलवादियों के अनुसार सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत विश्व शांति के लिए घातक है। और हम ये भी देखते हैं कि जो युद्ध है वो हमेशा से ही अच्छे ना तो रहे हैं और ना ही कभी हो सकते हैं, क्योंकि युद्धों से मानवता को बहुत ज़्यादा हानि या क्षति उठानी पड़ती है। किसी भी राज्य को मनमाने ढंग से युद्ध की घोषणा करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। और हम ये भी देखते हैं कि जो बहुलवादी हैं उनके अनुसार भी सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत विश्व शांति के लिए घातक है। किसी भी राज्य को मनमाने ढंग से युद्ध की घोषणा करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। राज्य को अधिकार नहीं है कि वह युद्ध की घोषणा करके लोगों के जीवन, संपत्ति तथा संस्कृति को खतरे में डाल दे। विश्व शांति के हित में संप्रभुता को सीमित किया जाना बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय में जबकि अणुबम जैसे शक्तिशाली अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण हो चुका है, तो संपूर्ण मानवता से संबंधित प्रश्नों को किसी एक राज्य की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए एंजल्स ने अपनी पुस्तक अनसीन एसाइंस में राज्य प्रभुत्व को प्रमुख हथियारों में माना है। लास्की का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न राज्य का विस्तार मानवता के कल्याण के लिए घातक है। लास्की का विचार वर्तमान युग में परिस्थितियों में सर्वथा अनुकूल है, क्योंकि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रवाद के युग में किसी भी राज्य का कानून निरंकुशवाद संपूर्ण मानवता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। प्रत्येक राज्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, और इस निर्भरता के कारण ही प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का विचार भूतकाल की कहानी बनकर रह गया है। इस संदर्भ में लिंडसे का कहना है कि यदि हम वास्तविकता को देखें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सिद्धांत नष्ट हो चुका है। तो ये था ऑस्टिन के प्रभुसत्ता के सिद्धांत की आलोचना। तो हम एक बार दोहरा लेते हैं कि किन किन आधारों पर उसने आलोचना की। तो पहला आधार था कानून उच्चतर का निमंतर को आदेश नहीं है, प्रभुसत्ता असीम तथा निरंकुश नहीं है, और व्यक्तिगत प्रभु का पता करना कठिन है। कानून संप्रभुता का वर्णन, इसके अलावा पार्श्विक शक्ति पर अधिक बल दिया जाना, बहुलवादियों द्वारा खंडन, और ये सिद्धांत अपूर्ण है, इनकम्प्लीट थ्योरी। समानता का ये सिद्धांत विरोधी है, अलोकतंत्रीय है, और ये घातक सिद्धांत है। अब हम बात करते हैं ऑस्टिन के सिद्धांत के महत्व की, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्टिन थ्योरी। ऑस्टिन के कानूनी प्रभुसत्ता के जो हमने विचार देखे, उनकी आलोचनाओं के अध्ययन से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि ऑस्टिन ने संप्रभुता के कानूनी पक्ष पर अधिक बल दिया है, क्योंकि वो एक वकील था और इसलिए नेचुरल है कि वो कानूनी पक्ष पर ही ज़्यादा ध्यान देगा। इसके विपरीत आलोचकों का ध्यान वास्तविक तथा नैतिक पहलुओं पर केंद्रित है। जो आलोचक हैं वो वास्तविक रूप में और नैतिक पहलुओं पर भी ध्यान अपना केंद्रित कर रहे हैं बजाय कानून के। ऑस्टिन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन वैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर किया है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि वैधानिक दृष्टिकोण से ऑस्टिन का सिद्धांत सही है। ये सिद्धांत नितांत स्पष्ट और तर्कसंगत है, और उसके द्वारा किए गए सिद्धांत के इस विवेचन से प्रभुसत्ता के लौकिक व राजनीतिक स्वरूपों की अनिश्चितता निश्चितता में बदल जाती है। ऑस्टिन का प्रभुसत्ता का सिद्धांत तर्कसंगत है। प्रभुसत्ता के बिना राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। कानूनी तथा संवैधानिक रूप से भी इसका सिद्धांत पूर्णतः सही है। प्रभुसत्ता सदैव निरंकुश और असीमित होती है, तभी तो राज्य अपने आप को आंतरिक तथा बाह्य रूप से बंधनों से मुक्त रखने में सफल हैं। इतना कुछ होते हुए भी आधुनिक लोकतांत्रिक युग में और अंतर्राष्ट्रीय युग में ऑस्टिन के सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, आपने ऑस्टिन की थ्योरी देखी। ऑस्टिन की थ्योरी में आपने ऑस्टिन की थ्योरी कैसी है, उसके बाद आपने इसकी विशेषताएं, इसकी आलोचना और इसके महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।